नमस्कार। स्वाध्याय के आज के अंक में हम बंग महिला की रचना चंद्रदेव से मेरी बातें का अध्ययन करने वाले हैं। बंग महिला हिंदी की पहली मौलिक कहानी लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। इनका मूल नाम श्रीमती राजेंद्र बाला घोष था। इनका जन्म 1882 ईस्वी में वाराणसी में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम नीदर वासिनी घोष था। राजेंद्र बाला को बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। राजेंद्र बाला घोष को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। सन 1904 से 1917 तक इनकी रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। ये बंग महिला के छद्म नाम से लेखन कार्य करती थीं और बंगाली में प्रवासिनी नाम से लिखती थीं। दुर्भाग्य से इनके पति और 2 बच्चों की असमय ही मृत्यु हो गई। इन हृदय विदारक दुखों ने राजेंद्र बाला को भीतर तक तोड़कर रख दिया और इन्होंने अपने लेखन कार्य को विराम दे दिया। भवदेव पांडेय के अनुसार इनका देहांत 24 फरवरी सन 1949 को हुआ था। बंग महिला ने बंगला भाषी होते हुए भी हिंदी में साहित्य रचना की, जिसके लिए हिंदी समाज इनका कृतज्ञ है। अपने हिंदी लेखन की छोटी मोटी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए इन्होंने एक स्थान पर लिखा है, मेरे लेखों में कितनी ही भूलें और त्रुटियां होंगी जिनके लिए मैं सर्वथा क्षमा पाने के योग्य हूँ। एक तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, दूसरे मेरी शिक्षा भी घर की है, अर्थात मुझे जो कुछ शिक्षा मिली है वो मेरी पूजनीय जननी देवी और परम पूज्य पिता द्वारा ही। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, जो सन 1904 में सरस्वती के भाग 5 संख्या 12 में प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू नामक रचना अगस्त 1906 में सरस्वती के भाग 7 संख्या 9 में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली नामक कहानी मई 1907 में सरस्वती पत्रिका के भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। पाश्चात्य कहानी कला की दृष्टि से राय कृष्णदास और डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। भाई बहन नामक रचना सन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित हुई थी। इनकी दालिया नामक रचना सन 1909 में सरस्वती के भाग 10 संख्या 6 में प्रकाशित हुई थी। ये रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानी का अनुवाद है। इनकी हृदय परीक्षा नामक रचना सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। अब आइए बात करते हैं बंग महिला से संबंधित कुछ कृतियों की। सन 1911 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा कुसुम संग्रह नामक एक संकलन प्रकाशित किया गया था, जिसमें बंग महिला की मौलिक रचनाओं के साथ साथ उनके द्वारा बंगला भाषा से हिंदी में अनुदित दूसरे लेखकों की कुछ रचनाओं को स्थान दिया गया था। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसके अलावा सुधाकर पांडेय ने बंग महिला सर्वस्व नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया और भवदेव पांडेय ने बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष नामक कृति की रचना की। आइए अब बात करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें नामक रचना की। चंद्रदेव से मेरी बातें नामक रचना पहले निबंध के रूप में सन 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं में इसे कहानी या आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। भवदेव पांडेय ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। इनके अनुसार ये हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में रचित है। इस पर बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव देखा जा सकता है। इस रचना में प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखिका और चंद्रदेव। इसके अलावा प्रसंगानुसार लॉर्ड कर्जन, लक्ष्मी, कुबेर, चित्रगुप्त, धनवंतरी, कार्तिकेय, महारानी विक्टोरिया, प्रोफेसर गज्जर आदि का उल्लेख भी किया गया है। आइए अब मूल रचना को समझने का प्रयास करते हैं। बंग महिला लिखती हैं, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। कमलवत यानी कमल के समान कोमल चरणों में। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, यानी सुनकर अनसुना मत कर देना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना, यानी आप बड़े हैं, प्रसिद्ध हैं,
तो आपको चाहिए कि आप छोटों की बातें ध्यान से सुने, क्योंकि बड़े लोग अक्सर छोटों पर स्नेह रखते हैं और ये उनके बड़प्पन की एक विशेषता होती है। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, यानी आकाश में बहुत प्राचीन समय से रह रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। यानी जब ये संसार बना होगा तो उसके साथ साथ ही आपकी भी रचना हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। ढेर दिन के पुराने यानी बहुत सारे दिनों से विद्यमान या बहुत पुराने जमाने के। ये क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट या महकमे में ट्रांसफर यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट यानी सरकार पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। यहाँ से लेखिका अंग्रेजी सत्ता पर व्यंग्य करना आरंभ करती है। लेखिका चंद्रदेव को सलाह देने के बहाने इस तथ्य की ओर संकेत कर रही है कि अंग्रेजी शासन में किसी भी महकमे में नौकरी कर रहा व्यक्ति थोड़ी बहुत चापलूसी या खुशामद से पदोन्नति पा सकता है। लेखिका द्वारा अंग्रेज सरकार को न्यायप्रिय कहना भी एक प्रकार का व्यंग्य है। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। परलोक बनाते यानी स्वर्ग या मुक्ति या मोक्ष की चिंता करते या पुण्य कर्म करते। अब लेखिका को याद आता है कि भगवान चंद्रदेव तो अमर हैं। फिर वे लिखती हैं, ये हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उन्हें समुद्र मंथन से अमृत भी प्राप्त हुआ था और देवताओं ने दानवों को अमृत पान का मौका नहीं दिया था, यानी दानव पक्षपात के शिकार हो गए थे। हालांकि उन्होंने भी समुद्र मंथन में बराबर सहयोग दिया था। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। यहाँ पर लेखिका अंग्रेजों पर व्यंग्य कर रही है कि यदि देवता पक्षपात कर सकते हैं तो अंग्रेज तो मनुष्य हैं, वे तो अवश्य ही अपनी जाति वालों के प्रति सहानुभूति रखेंगे। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। लॉर्ड कर्जन सन 1899 से लेकर 1905 तक भारत के वायसराय या राज प्रतिनिधि थे और अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की खामियों को ही उजागर कर रही हैं। आशा है कि आदर पूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, यानी आपको नौकरी के लिए बुलाएंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। अधम यानी नीच या घटिया, निकृष्ट। कृष्णांग यानी काले अंग वाले यानी भारतीय लोग। गौरांग यानी गोरे अंगों वाले अंग्रेज लोग। यहाँ पर लेखिका इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि गोरे अंग्रेज काले या सांवले भारतीयों के प्रति द्वेष भावना रखते थे और उनका शोषण करते थे। काले होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। बहुदर्शी यानी हर ओर देखने वाले या हर एक बात को समझने वाले। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। यानी जब लॉर्ड कर्जन और अधिक बड़े अधिकारी बनेंगे या सारा भारत उनके अधीन हो जाएगा तो वे चंद्रदेव को किसी न किसी मिशन में या किसी कमीशन में शामिल कर लेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को या अंग्रेजी सत्ता को कोई न कोई कमीशन या आयोग बनाते रहना बहुत पसंद है और किसी न किसी बड़े मिशन की तैयारी करते रहना भी अंग्रेजी सत्ता को बहुत पसंद है। आगे लेखिका चंद्रदेव के माध्यम से व्यंग्य करती हैं कि भारतीय समाज में अभी भी परंपराएं, रूढ़ियां और अंधविश्वास प्रचलित हैं, यानी भारतीय अभी शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। बंग महिला लिखती हैं, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति
यानी परंपराएं और नियम सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। यानी अंग्रेजों के आने के कारण बहुत सी वैज्ञानिक प्रगति हो गई है और बहुत सी परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ यानी जिसकी रोशनी या जिसकी चमक या जिसकी आभा कम हो गई हो या फीकी पड़ गई हो, भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। यहाँ पर चंद्रदेव के माध्यम से लेखिका कहना चाहती हैं कि भारतीयों का स्वास्थ्य इतना खराब है कि छोटी छोटी आयु के बच्चे भी चश्मा पहनने लगे हैं। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, अवकाश यानी खाली वक्त कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे यानी छूट अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। चंद्रदेव के माध्यम से यहाँ लेखिका ने इस बात की ओर संकेत किया है कि भारतीय लोग जो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, उनसे अंग्रेज प्रशासक निरंतर कार्य करवाते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल से खाली वक्त मिल पाता है। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप भारत की यात्रा पर आएंगे तो आपको अनेक नए नजारे देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। उन दिनों अंग्रेज शासकों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ई के रूप में जाने जाते हैं। लकड़दादा का अर्थ है दादा के दादा या फिर परदादा के पिता। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी यानी बिजली, जो मेघों पर आरोहण यानी सवारी करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, यानी खेला कूदा करती है, वो बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ यानी चंद्रमा, रात के स्वामी, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। यानी जब आप डूब जाते हैं तो उसके बाद मनुष्य द्वारा बनाई गई बिजली ही इस संसार को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज यानी हाथी, ऐरावत नामक हाथी जो कि देवराज इंद्र का वाहन माना जाता है। किसी का हंस माता सरस्वती का वाहन है। किसी का बैल भगवान शिव का वाहन है। किसी का चूहा इत्यादि, चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला यानी बिजली और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। यानी जितने भी वाहन यहाँ पर हैं वे सारे या तो बिजली से चलते हैं या फिर अग्नि से चलते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यानी समाज के हर वर्ग के लोग जिन वाहनों का इस्तेमाल करते हैं वे सभी बिजली से चलते हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को, श्वेतांग यानी सफेद या गोरे अंगों वाले, महाप्रभु गण यानी प्रशासक या शासन करने वाले लोग, जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं यानी पूरा कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो बिजली की वजह से छिन गया है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, यानी जो बिजली आकाश में चमका करती थी और जिसे छू पाना मुश्किल था, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वो चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। दासी वृत्ति यानी नौकरानी बनना। यहाँ पर बिजली के माध्यम से बंग महिला ने भारतीय समाज में नारियों की स्थिति पर व्यंग्य किया है कि वे दूसरों पर आश्रित हैं और दूसरों के दबाव में ही अपना जीवन बिता देती हैं।
आगे लेखिका संकेत करती हैं कि अंग्रेज लोग अपनी सुविधा के लिए भारतीय संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ये लिखती हैं, हरिपदोद्भवा यानी भगवान विष्णु के पैरों से उत्पन्न त्रैलोक्य पावनी, तीनों लोकों को पावन कर देने वाली सुरसरी यानी गंगा नदी के भी खोटे दिन आए हैं, यानी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, यानी गंगा नदी पर अब बांध बनाए जा रहे हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है, यानी जो ईडन गार्डन नामक स्थान है वो देवताओं के नंदन वन जहां पर पारिजात के फूल खिले रहते हैं उससे भी बढ़कर है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणापाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी तट पर बना एक किला है, जिसका निर्माण सन 1696 से 1702 के मध्य हुआ था और इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के अधीन है। लेखिका कहती हैं कि वहां पर इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि आपके देवलोक के सेनापति कार्तिकेय जी भी चकरा जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बिल्कुल भी सेनापति नहीं लगते। वे धोती कुर्ता पहनने वाले किसी बंगाली बाबू की तरह लगते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर सा मोर है। यानी भारतीय परंपरा में सेनापतियों और योद्धाओं को सीधा, सरल, सुंदर और कलावान दिखाया जाता है, न कि क्रूर और खूंखार प्रदर्शित किया जाता है। यानी भारतीय परंपरा में शक्ति और बुद्धि को समान रूप से महत्व दिया जाता है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है, यानी वो सैनिक की तरह या सेनापति की तरह लगते ही नहीं। जबकि यहाँ भारत में अंग्रेज शासकों ने इतनी वैज्ञानिक प्रगति कर ली है कि अनेक प्रकार के घातक हथियार बना लिए हैं। देवताओं के माध्यम से लेखिका ने भारतीय लोगों पर व्यंग्य किया है कि भारतीयों के लड़ने का तरीका और उनके अस्त्र शस्त्र अभी पुरानी पद्धति के ही हैं, जबकि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर, मिंट कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया सिक्के ढालने का एक पुराना कारखाना था। सिंधु तनया यानी सागर की पुत्री आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी यानी आपकी बहन लक्ष्मी देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। वे यक्षों के राजा माने जाते हैं और धन के स्वामी माने जाते हैं। लेखिका कहना चाहती हैं कि अंग्रेजों के पास इतना धन है और वे इतने अधिक सिक्के ढालते हैं कि लक्ष्मी और कुबेर भी हैरान हो जाएंगे। यानी भारत को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। यानी मैं आपको आदर के साथ बुला रही हूँ कि आप इन सारे दृश्यों को देखें। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, यानी आपके शरीर पर जो कलंक या धब्बा अनादिकाल से लगा हुआ है और जिसके कारण आपको शशांक, शशधर, शशलांछन आदि नामों से पुकारा जाता है, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं और सागर का पुत्र होने पर भी आप उस कलंक को नहीं धो पाए हैं, वही आजन्म कलंक यानी जन्म से जुड़ा हुआ कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। शायद भारत के जो अंग्रेज वैज्ञानिक हैं वो इस कलंक को आपके शरीर से हटा दें। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? यहाँ पर लेखिका ने एक ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है।
सन 1898 में किसी शरारती तत्व ने महारानी विक्टोरिया की बंबई में स्थापित संगमरमर की मूर्ति का चेहरा काला कर दिया था और दुनिया भर के विशेषज्ञ इस रंग को हटाने में नाकाम रहे थे। तो भारत के प्रोफेसर त्रिभुवन दास गज्जर, जो महान वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री थे, उन्होंने सफलतापूर्वक इस रंग को हटा दिया था। यहाँ पर लेखिका ने इसी घटना की ओर संकेत किया है, यानी भारत में हर क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, लेकिन अंग्रेज सारी वैज्ञानिक प्रगति का लाभ स्वयं ही ले रहे हैं। शायद आप पर ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई, यानी प्रकट नहीं हुई, कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, भूमंडल यानी धरती या पृथ्वी, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह, कुटिल यानी छल कपट से युक्त, राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना, यानी खोखला या महत्वहीन विश्वास करना, आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूं कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। लेखिका कहना चाहती हैं कि भारतीय लोग अभी भी अंधविश्वासी और परंपरावादी हैं। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। यानी अब ना तो भारत में चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं और ना ही सूर्यवंशी राजा शासन कर रहे हैं, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला, यानी फसलों या अनाज से भरपूर या हरी भरी स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है, यानी सोना उगलने वाली धरती अब भारत नहीं है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु, यानी गोरे शासक, इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। यानी अब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, जो कि किसी अनजान द्वीप से आए हैं और जिनके बारे में आप नहीं जानते। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, यानी मोटे तौर पर किया, वो सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यानी ये जो अलग अलग कौशलों को जानने वाले गोरे अंग्रेज हैं, इन्हीं की कृपा से ये सारी चीजें संभव हो पाई है जिनका वर्णन मैंने ऊपर किया है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, यानी अंग्रेज लोग बहुत सारे लोगों को राजा की उपाधि दे देते हैं। पर आपके वंशधरों में, यानी चंद्रवंशियों में, जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। यानी जितने भी भारतीय शासक अभी तक बचे हुए हैं वे अंग्रेजों की कठपुतलियां हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं, यानी वे अंग्रेजों के इशारों पर नाचते रहते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यानी जो भारतीय शासक हैं वे नाम मात्र के शासक हैं, वास्तविक शासक अब अंग्रेज ही हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण को आएं तो अपने फैमिली डॉक्टर, यानी देवताओं के जो चिकित्सक हैं, धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। चित्रगुप्त जी न्याय के देवता माने जाते हैं, उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है और वे यमराज जी के सहयोगी माने जाते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, प्लेग यानी एक प्रकार की महामारी, ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी यानी ज्ञान रखने वाले या जानकार उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ पर लेखिका ने 2 बातों की ओर संकेत किया है। एक तो ये कि भारत में प्लेग जैसी महामारियां अक्सर फैलती रहती थीं, और दूसरा ये कि अंग्रेजों की चिकित्सा पद्धति बहुत उन्नत हो गई है, लेकिन भारतीय लोग अभी भी जड़ी बूटियों से इलाज करने में विश्वास रखते हैं, जो कि उतनी विश्वसनीय पद्धति नहीं है। यहाँ के इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं।
और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। यहाँ पर चित्रगुप्त जी के माध्यम से लेखिका कहना चाहती हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता भारतीयों के शोषण के लिए ही बनाई है और वे टाइपराइटर जैसी नई चीजों का प्रयोग करने लगे हैं, जबकि भारतीय लोग अभी भी पुरानी पद्धति से ही कार्य करते हैं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, यानी जब प्लेग के कारण बहुत सारे लोग मरने लगें और ऊपर चित्रगुप्त जी के दरबार में बहुत सारी आत्माओं की भीड़ हो जाए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। यानी लेखकों, क्लर्कों या मुंशियों का जो ऑफिस है या दफ्तर है, वहां पर टाइपराइटर के द्वारा बहुत जल्दी कार्य किया जा सकेगा और आत्माओं के साथ न्याय बहुत जल्दी किया जा सकेगा। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। यानी जिस तरह से अंग्रेज लोग न्याय करने में बिल्कुल देरी नहीं करते, उसी तरह से चित्रगुप्त जी भी टाइपराइटर जैसी मशीन की सहायता से बहुत जल्दी न्याय कर डालेंगे। यहाँ पर लेखिका ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासकों की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि वे बहुत जल्दी न्याय करते हैं और इस न्याय में ज्यादातर भारतीयों के साथ अन्याय ही होता है। अंत में लेखिका कहती हैं, अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को यानी चुप्पी का सहारा लेना स्वीकार का सूचक समझती हूँ। यानी आपकी चुप्पी में आपकी हामी भरी हुई है और आप मेरी बात मानकर अवश्य ही भारत भ्रमण के लिए आएंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। यानी मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप अवश्य ही भारत भ्रमण के लिए आइएगा। यहाँ पर ये रचना समाप्त हो जाती है। अब इस रचना की भाषा शैली का विश्लेषण करते हैं। इस रचना में विषय और भावों को देखते हुए मुख्यतः तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कमलवत, प्रणाम, आकाशमंडल, चिरकाल, अनुमान, सृष्टि, सुरम्य, बहुदर्शी, भाग्य विधाता, सौदामिनी, आरोहण, नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, श्वेतांग महाप्रभुगण, व्योमवासिनी, हरिपदोद्भवा, त्रैलोक्य पावनी, परिशोभित, सिंधु तनया, सहोदरा, विस्मयोत्पादक, शशलांछन, भुवन भास्कर, मौनावलंबन आदि। व्यंग्य को धारदार बनाने के लिए अंग्रेजी के बहुत से प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जैसे डिपार्टमेंट, ट्रांसफर, गवर्नमेंट, सर्विस, पोस्ट, पेंशन, एप्लीकेशन, कमीशन, मिशन, मेंबर, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली डॉक्टर, चीफ जस्टिस, टाइपराइटर, राइटर्स बिल्डिंग आदि। प्रसंगानुसार आम बोलचाल के उर्दू शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, जैसे चश्मा, कानून, कुबूल, दफा आदि। कहीं कहीं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे परलोक बनाना, आकाश पाताल का अंतर, माथे मढ़ना, चू न करना, मात देना, छक्के छूटना आदि। अब रचना के उद्देश्य या इसके मूल कथ्य पर विचार करते हैं। भवदेव पांडेय का कहना है कि इस कहानी ने भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी रेखांकन किया। चंद्रदेव से मेरी बातें एक उद्देश्य प्रधान रचना है। इसमें बड़े साहस के साथ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की खामियों पर व्यंग्य किया गया है और तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। इस रचना में लेखिका ने संकेत किया है कि तत्कालीन भारत में नौकरी और पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का बोलबाला था। अंग्रेज प्रशासकों द्वारा काले लोगों की अपेक्षा गोरे लोगों को अधिक महत्व दिया जाता था और भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय लोग बचपन से ही कुपोषित हो रहे थे और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे। अपनी सुविधाओं के लिए अंग्रेज प्रशासक भारतीय संसाधनों का दोहन कर रहे थे। नारियों की हालत बदतर थी और उनका जीवन दूसरों पर आश्रित था। अंग्रेज शासक भारत का खूब आर्थिक शोषण कर रहे थे और यहाँ की संपत्ति को दोनों हाथों से लूटकर समृद्ध हो रहे थे।
भारतीय समाज के अधिकतर लोग अंधविश्वासी और परंपरावादी थे। वे नई वैज्ञानिक खोजों के प्रति उदासीन थे। भारतीय राजा नाम मात्र के शासक थे और अंग्रेजी सत्ता के इशारों पर नाचते थे। समाज में बहुत गरीबी थी और प्लेग जैसी महामारियों के फैलने से अक्सर जनता त्रस्त रहती थी। अंग्रेजी सत्ता की न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट थी। न्याय करते समय भारतीयों का शोषण किया जाता था और अंग्रेज अपराधियों को कम कड़ी सजाएं दी जाती थीं। इसके अलावा लेखिका ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर भी व्यंग्य किया है और सुविधाओं के वितरण की असमानता पर भी कटाक्ष किया है। आज हमने चंद्रदेव से मेरी बातें नामक रचना का अध्ययन किया। अगले अंक में फिर किसी रचना का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए विदा।